अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्वार्फ प्लैनेट एंड अ प्लैनेट। अच्छा, प्लैनेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो डेफिनेशन है प्लैनेट की, दैट इज इट रिवॉल्व्स अराउंड ए स्टार। प्लैनेट अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ सन, सिंपल। इट इज नॉट इटसेल्फ अ सैटेलाइट, ये कुछ सैटेलाइट नहीं है। इट हैज सफिशिएंट मास, इट इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं प्लेनेट की। इसके बाद देयर इज अ फीचर कि इट क्लियर्स द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल व्हाट इट डज, इट एक्चुअली क्लियर्स द सराउंडिंग। फॉर अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं, तो वो अंदर ना है, तो इसी वजह से प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपनी जो नेबरहुड है, अपने सराउंडिंग में जो भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं या कुछ भी होता है, उनको क्लियर करते हैं। ये एक्चुअली एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लेनेट का। अब हम आते हैं ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है। ड्वार्फ प्लेनेट भी सेम ही है, देखिए इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार, इट इज नॉट इटसेल्फ अ सैटेलाइट, सेम बात हो गई। इट हैज सफिशिएंट मास, इट इज नियरली स्फेरिकल। अब बात ये है कि इट कैन नॉट क्लियर इट्स सराउंडिंग। सिर्फ यही एक्चुअली रीजन है कि जो एक ड्वार्फ प्लेनेट है ना, वो प्लेनेट नहीं बन पाता, जैसे प्लूटो। ठीक है, इट कैन नॉट क्लियर इट्स एनवायरमेंट। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ये देखें, लेट मी रिमूव इट। ये जो ये मार्स है ना, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, बेल्ट। अब ये यहाँ पे एस्ट्रॉइड होते हैं, ये आपने याद रखना, हम पढ़ेंगे व्हाट इज एस्ट्रॉइड। ठीक है, और ये जो क्यूपर बेल्ट है ना, नेपच्यून के बाद यहाँ पे ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं। ठीक है, एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में है, दैट इज सीरिस। इसको हम पढ़ते हैं सीरिस, CERES। This is a largest asteroid as well. Why it is called as an asteroid? Because it is located in the asteroid belt. इसको ड्वार्फ प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स है ना सीरियस की, वो एक ड्वार्फ प्लेनेट की तरह है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सीरियस इज एन एस्ट्रॉइड एज वेल एज अ ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, अब आपने ये पढ़ने हैं, अ ड्वार्फ प्लेनेट हैज नॉट क्लियर्ड द एरिया अराउंड इट्स ऑर्बिट। ठीक है, देयर आर 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। सीरियस, ये सारे 5 जो हैं ये रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ये वाली इसकी बात कर रही थी मैं, इट इज ऑल्सो एन एस्ट्रॉइड एज वेल बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, विच इज लोकेटेड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, आपको बताया है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सीरीज। एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट है जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहता है, और सारे जो भी ड्वार्फ प्लेनेट हैं वो क्यूपर बेल्ट में रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और वो कौन सा है, दैट इज सीरीज। अब हम आते हैं एस्ट्रॉइड पे। व्हाट इज एन एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड एक्चुअली लार्जेस्ट नॉन प्लेनेटरी नॉन ल्यूनर मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू मून ऑब्जेक्ट है, जो कि होता है लार्जर देन 100 मीटर एंड लेस देन 1000 किलोमीटर्स इन डायमीटर। आपको मैंने डायमीटर का बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज एक्चुअली द डायमीटर, हाफ ऑफ सर्कल, सिंपल। अब इसके बाद क्या है, इसका जो डायमीटर होता है ना, वो 100 से लेके 1000 किलोमीटर्स तक हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सीरियस जो है दैट इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, उसका डायमीटर है 950 किलोमीटर्स। अच्छा, दे आर जनरली इरेगुलर इन शेप एंड ऑफन हैव सरफेसेस कवर्ड विद क्रेटर्स। अच्छा, व्हाट इज क्रेटर? ये आप यहाँ पे होल्स देख रहे हैं ना, इसको क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दे आर ऑल्सो नेम्ड एज माइनर प्लैनेट्स, स्मॉल साइज के होते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑर्बिट between the orbits of Mars and Jupiter, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, they lie in the asteroid belt. मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहां पे ये लोकेटेड हैं। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज अ मेटेओराइड? मेटेओराइड क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल बॉडी जो कि ट्रेवल कर रही है इन द थ्रू स्पेस। इसके बाद जो है ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम कॉमेट्स, ये हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ कॉमेट, एंड एस्ट्रॉइड से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, ये याद रखें, मेटेओराइड जो है ना, जब सरफेस को, जब अर्थ सरफेस को हिट करता है तो एक विजुअल फिनोमेना प्रोड्यूस होता है लाइट की तरह, उसको हम कहते हैं मिटियोर। और अगर वो सरवाइव कर गया और ग्राउंड पर हिट कर गया तो उसको हम कहते हैं मिटियोराइट। बस आपने ये थोड़ी सी डेफिनेशंस याद रखनी है, माइंड में रखनी है, समझ तो आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कॉमेट पे। कॉमेट क्या होता है? इट इज ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडी
जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। अच्छा, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रोजन आइस, गैस एंड डस्ट। इसकी एक लॉन्ग टेल होती है। ये लॉन्ग टेल कैसे बनती है? ये ऐसे बनती है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज नियर द सन, तो जो सन विंड होती है ना, उसकी फोर्स की वजह से इट इज मूविंग अवे। ये जो टेल है ना, इट मूव्स अवे। जितना दूर जाएगी उतनी इसकी टेल जो है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, एंड इट कैन बी अप टू 250 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, ये विजिबल होते हैं ओनली व्हेन दे आर अराउंड द सन। जब सन के नियर होते हैं ना, तब ये विजिबल होते हैं। और अगर ये दूर चले जाते हैं सन के, तो उनको हम कहते हैं डर्टी स्नोबॉल। एक कॉमेट जो है वो ऑब्जर्व किया था, जो कि एडमंड हेली ने इन 1986 में। उन्होंने कहा था कि जो ये कॉमेट है ना, दैट इज पीरियोडिक, मतलब कि आफ्टर एवरी 75 ईयर्स वी कैन ऑब्जर्व अ कॉमेट। और जो हमने 1986 में जो कॉमेट ऑब्जर्व किया था, उसको हमने नाम दिया था हेलीज कॉमेट। गेटिंग इट? हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ। अच्छा, ये समझ आ रहा है? ओके। ये मैं इसलिए भी जल्दी चला रही हूँ कि इनमें ये हो सकता है कि आपकी डेफिनेशन आ जाए। ठीक है, तो आपको ये बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? इट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि विजिबल होते हैं विद इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नाइट स्काई। रात को नजर आते हैं और उनकी एक शेप होती है, एनिमल्स की शेप। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशन। ठीक है, एंड दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, टूल्स, कोई पर्सनालिटीज हो जाती हैं, साइंटिस्ट के नेम, दे आर नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, पर्सनालिटीज, रिलीजियस पर्सनालिटीज हो गई, एनिमल्स हो गए, टूल्स हो गए। उनकी शेप भी एनिमल्स की तरह ऐसे होती है। ठीक है, हमें पूरा जो है स्काई में दिखता है ये। अब देखें, ये देखें, देयर आर टोटल 88 नेम्ड कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट है दैट इज हाइड्रा। ये आपने राइट डाउन कर लेना है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लैक होल पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको सेंड करने हैं, उसमें है ये ब्लैक होल, इसलिए मैंने इसको अगेन यहाँ पे नहीं लिखा। अब देखें, व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, दैट इज इनफाइनाइट। कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि यहाँ से स्केप कर पाए, इवन लाइट। हम क्यों कहते हैं कि जो है लाइट भी यहाँ से स्केप नहीं कर पाती? क्योंकि देखिए, लाइट इज एन एनर्जी जहां पे ग्रेविटेशनल पुल का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इतनी ग्रेविटेशनल पुल है कि यहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती। दिस इज नोन एज सिंपली अ ब्लैक होल। अच्छा, ब्लैक होल जो है ना, ये देखें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज गैलेक्सी। देर आर मल्टीपल थेरीज अबाउट ब्लैक होल। अच्छा, ब्लैक होल जो है ना, वो लोकेटेड है एवरी गैलेक्सी के सेंटर में। ये एक थेरी है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जाम्पल एक गैलेक्सी है ना, इसके सेंटर में देर इज अ ब्लैक होल। अब हमें पता नहीं है कि ये कैसे बनता है। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रही हूँ जो कि मैंने क्वेश्चन में भी लिखे हैं, आप अभी से लिख लो यहाँ पे, अभी लिख लो यहाँ पे। अब देखिए, होता ये है कि देयर आर मल्टीपल स्टार्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो स्टार्स होते हैं ना, सन एक स्टार है, लेकिन इससे बड़े भी मैसिव बहुत ज्यादा स्टार्स हैं स्पेस में। तो अब देखिए, अगर कोई एक स्टार है जो कि सन से बहुत बड़ा है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स बड़ा है, तो जो उसकी लाइफ स्पेन होती है ना, वो शॉर्ट होती है। अब उसकी लाइफ स्पेन जब शॉर्ट होती है, तो उसकी जो कोर है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है ना, वो बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे लिख लें मैसिव स्टार, यहाँ पे लिखें MS। इसमें जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फास्टली यूज होता है ना कोर में, तो होता ये है कि एक एक्सप्लोजन होती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ जायंट स्टार। ठीक है, मैसिव स्टार कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जायंट स्टार में। इसके बाद ये होता है जायंट स्टार में, ये होता है, ये जो है ना जायंट स्टार, वो कन्वर्ट होता है सुपरनोवा में। ठीक है, सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। सुपरनोवा जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन स्टार में।
एंड न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। ये 5 स्टेप्स हैं। अब ये कैसे होता है, ये पूरा क्वेश्चन में आपके पास डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक 3-4 लाइंस की डेफिनेशन है कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये एंड ये आप खुद पढ़ लें या आप कहें तो मैं अभी पढ़ा दूं वहां से क्वेश्चन से देखकर। अब जल्दी बताओ इफ यू कैन कवर दिस। यस यस आई विल। ये है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। अब देखें, स्टार मोर देन 6 टाइम एज मैसिव एज सन इज कॉल्ड मैसिव स्टार। The star has shorter lifespan than sun. Hydrogen is the core. In core is used with fastest speed. Step 1 ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 50 to 100 मिलियन ईयर्स क्या होता है कि अब देखें, कोर में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा यूज हो रही थी ना, तो 15 to 100 मिलियन ईयर्स के बाद हाइड्रोजन बचती ही नहीं है और ये जो स्टार है ना उसकी कोर वो कोलैप्स हो जाती है। और जब ये कोलैप्स हो जाती है तो ये जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत बड़ा स्टार बन जाता है जो कि 1000 टाइम्स लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। इसको हम क्या कहते हैं, जायंट, सुपर जायंट। अच्छा देखें, ऐसा भी हो सकता है कि डेफिनेशंस में आ जाए कि सुपर जायंट क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशंस भी याद करनी है, समझना है। With the passage of time, the supergiant becomes so dense that it cannot hold the pressure of outer layer. अब देखिए ये एक स्टार है, ठीक है, तो होता ये है कि ये इतना डेंस हो जाता है कि ये जो आउटर लेयर है ना उसका प्रेशर वो होल्ड ही नहीं कर पाता और ये क्रैश हो जाता है इनवर्ड्स, ठीक है। तो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिंपली सुपरनोवा। अब एट द टाइम ऑफ सुपरनोवा होता यह है कि द लाइट ऑफ द स्टार इज मच ग्रेटर देन एनी अदर स्टार। अच्छा, गैलेक्सी में जितने भी स्टार होते हैं ना सबसे ज्यादा होती है सुपरनोवा की लाइट। अब उसके बाद क्या होता है कि ग्रेट शेल्स ऑफ गैसेस फ्लाई ऑफ द स्टार, ओनली द टाइनी कोर बचती है। जब टाइनी कोर बचती है ना उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। फिर वो न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में, जो कि बहुत ज्यादा डेंस होता है एंड नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम देयर इवन लाइट, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। आपने ये फिगर भी बनानी है, इसको जो है ना इसे बॉक्स में बंद करके ऐसे कर देना है, ठीक है। दिस इज ब्लैक होल। ये आपने खुद ने पढ़नी है। सन एंड मून मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, आपको सिर्फ पढ़ना है कि सन क्या है, मून क्या है। मून इज अ सैटेलाइट और उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन से वो लेता है, सन की खुद की लाइट होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये सारी चीजें आपने खुद में पढ़नी है। अच्छा, एक और चीज है जो कि मुझे आपको बतानी थी, यहाँ पे ना मैं बताती हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, एक होता है डार्क मैटर, एक होता है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी, अब देखें फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, तो कैसे हो रही है, हमें पता कैसे चल रहा है कि हाँ ये एक्सपेंड हो रही है। चले हमने प्रूफ दे दिया कि इट इज एक्सपेंडिंग क्योंकि रेड शिफ्ट शो हो रहा है, बैकग्राउंड रेडिएशन है इसलिए। लेकिन कैसे, तो हुआ ये कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स। तो अगर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं तो वो कौन क्रिएट कर रहा है, कैसे क्रिएट हो रही है, तो वो जो है फिर हमें पता लगा कि देयर इज समथिंग दैट इज इंट्रिंसिक टू एम्प्टी स्पेसेस एंड दैट इज नोन एज, साइंटिस्ट ने उसको नेम दिया डार्क एनर्जी, ठीक है। डार्क एनर्जी क्रिएट्स स्पेसेस जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन हो रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल देयर इज नो स्पेस, कोई एक ऐसी चीज है इतनी है, अगर इसमें स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे तो ये एक्सपैंड होगी ना, ऑफ कोर्स। दैट्स हाउ इट एक्सपेंड्स, दैट्स हाउ यूनिवर्स एक्सपेंड्स, ठीक है। दूसरी बात डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर, अब देखिए हमारी जो गैलेक्सीज होती है ना वो इतना तेज मूव कर रही होती हैं, इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है ना वो सफिशिएंट नहीं होती कि दे होल्ड देम टुगेदर। गैलेक्सीज को होल्ड टुगेदर कैसे किया जाए, जब क्योंकि दे आर मूविंग फास्टर, इतनी इनके पास ग्रेविटेशनल पुल नहीं है कि ये सब साथ रहें और कुछ डिस्टेंस पर रहें। तो वहां पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि देयर इज समथिंग जो कि इनको वेट भी दे रहा है और ग्रेविटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल भी दे रहा है, तभी जो है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर गैलेक्सीज हैं। तो वहां पे जो है ना
ये साइंटिस्ट को पता लगा कि देयर इज समथिंग एंड दैट अननोन थिंग इज नोन एज डार्क मैटर। ठीक है, ये इन्होंने नेम दे दिया डार्क मैटर का। तो ये ग्रेविटेशनल पुल देता है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है ताकि जो गैलेक्सीज हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहें। अगेन डार्क एनर्जी क्या करता है, एक्सपेंशन। ठीक है, सो दीज आर टू थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब आप पहले मुझे बताएं, इज देयर एनी क्वेश्चन, ताकि जो है हम ज्योग्राफी की तरफ जाएं। कोई एक चीज भी नहीं रखी है, हम डार्क एनर्जी। यस, बिल्कुल ठीक है एजाज। कोई क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमी से? नहीं तो हम ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। हरी आप बताएं। समझ आ गया आप लोगों को, यस और नो? अच्छा, न्यू मून जो है ना, वो पीरियड होता है जब जो मून है ना वो जमीन और सूरज के बीच में अलाइंड हो जाता है। वो फेज होता है जब मून जो है इन बिटवीन आ जाता है अर्थ एंड सन, उसको हम कहते हैं न्यू मून सिंपली। इमरान समझ आया? न्यू मून वो फेज जब मून जो है वो आ जाता है इन बिटवीन सन एंड अर्थ, इसीलिए हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स में जो है ना वो न्यू मून होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखा करें, कल भी मैंने आई थिंक डिफाइन किया था। अब हम आते हैं डार्क मैटर, रिपीट कर दें। अच्छा, डार्क मैटर ये है, देखें फिर से हम इस स्लाइड की तरफ चलते हैं। So I was mute, I think. अच्छा देखें, डार्क मैटर ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो हमारी गैलेक्सीज है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। जब ये बहुत ज्यादा फास्ट रिवॉल्व करती है ना तो वो इतनी ज्यादा ग्रेविटी प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं कि ये सारी गैलेक्सीज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहें। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ तो है जो कि इनको ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर दे सेड कि जो अननोन चीज है दैट इज नोन एज डार्क मैटर, वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? टू प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल पुल, ऑल्सो एक्स्ट्रा वेट, सो दैट जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज के बीच में वो मेंटेन रहे। सिंपल, गेटिंग इट? अब समझ आया एजाज? क्लियर है? तो हम ज्योग्राफी की तरफ जाएं। ओके, मैंने 2 बार रिपीट कर लिया, एक बार म्यूट था मेरा माइक। ऑल राइट, दैट्स जीएसए का सेकंड लेक्चर।
जियोग्राफी, अब आपको पता है जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी। इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ अर्थ, रॉक्स, आपको पता है क्रस्ट रॉक से बनी होती है, एंड द चेंजेस जो अकर होते हैं अर्थ पर, प्लेनेट पर। सिंपल जियोग्राफी की ये डेफिनेशन है। अब देखें अर्थ मोशन एंड अर्थ रोटेशन। पहले तो सबसे पहले मुझे कोई बताए कि व्हाट इज अर्थ रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज अर्थ रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है एंड अर्थ रोटेशन क्या होता है, कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था। कोई अपना माइक ओपन करके बता दे या फिर चैट में बता दे, जल्दी से बताएं। अर्थ रिवोल्यूशन एंड अर्थ रोटेशन। मैम जो अर्थ रोटेशन होती है यस, वो खुद की एक्सिस में ही रोटेट करती है, ठीक है। और जो रिवॉल्यूशन होती है यस, वो अपना सन के एक्सेस में जो है रिवॉल्व करती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। वेरी गुड। अब देखिए अर्थ रिवोल्यूशन में होता है कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, दैट इज इन इलिप्टिकल ऑर्डर, ठीक है। शेप क्या होता है, इलिप्टिकल। ये आपने जो है ना इसको लिख देना है, ये एमसीक्यूज है। अच्छा अब देखिए ये है शेप अर्थ की रिवोल्यूशन का। अब ये मुझे खुद बताएं आप कि सन एंड अर्थ के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर है एंड यहाँ पर, यहाँ पे आप देखेंगे ना दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। तो हम क्या कहते हैं, जो एफिलियन, इसको कहते हैं एफिलियन, जो कि अर्थ, जब अर्थ एंड सन जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर हो। एफिलियन में जो एप आता है ना, दैट मीन्स अवे, और वो डिस्टेंस कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर्स। ये भी आपने याद रखना है, आप नोट डाउन कर लो। और दूसरी चीज पेरिलियन, पेरी मींस नियर, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ, जो कि होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स। अच्छा देखिए इसी वजह से हम कहते हैं जो एवरेज डिस्टेंस होता है, हमेशा हमने कभी भी नहीं कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, ये नहीं कहना है, हमने कहना है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। क्योंकि ये वेरी करता है, इट इज नॉट इन सर्किल। सर्किल में होता तो हर जगह पर सेम ही रहता, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो यहाँ पे ये वेरी करता है। जो मिनिमम होता है दैट इज नॉन एज पेरिलियन, जो कि 147 मिलियन किलोमीटर्स है। और एफिलियन किसको कहते हैं, जब डिस्टेंस जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर हो अर्थ एंड सन, ठीक है। और वो कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर, सिंपल। अच्छा अब ये याद रखें, जब अर्थ जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 365.25 डेज। अच्छा मुझे ये बताना था, कल मैंने आपको कहा था। अब आपको पता है कि 3 इयर्स, लेट से आप कोई ईयर ले लें, 2021 में आपके पास हो गए कितने डेज, 365, क्योंकि फेब में 28 डेज होते हैं। 2022 में भी 365 सेम, 2023 में भी क्या हो गया, 365। 2024 was a leap year। लीप ईयर कहते हैं जब फेब में 29th डेट एड हो जाए, एक दिन बढ़ जाए, तो उस ईयर में हमारे पास जो दिन होते हैं ना, दैट्स 366। अब हम क्यों कहते हैं 365.25, इसलिए कि जो यहाँ पे एक दिन बढ़ा है ना, उसको 4 में डिवाइड कर देते हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आवर्स एक एक साल के पास चले गए। तो हम इसलिए बताते हैं कि जो है 365.25 डेज, क्योंकि हमारा जो एक दिन लीप ईयर में है ना, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, मैक्स 24 आवर्स, दैट्स 1 डे, ठीक है। अब हम आते हैं अर्थ रोटेशन। ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, और इसके साथ जो है ना वर्ल्ड मैप, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया करें। अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। स्पिन मोशन होता है, आपने खुद ने बताया। हम कहते हैं 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, जो एग्जैक्ट होता है ना, दैट्स 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है, डे एंड नाइट बनती है, ठीक है, डे एंड नाइट रोटेशन से।
डायरेक्शन ऑफ ओशियंस एंड विंड करंट भी ड्यू टू रोटेशन होते हैं। कोरियोलिस इफेक्ट ये होता है कि देखें, अगर आपकी जो अर्थ है दैट इज रोटेटिंग, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, दैट इज मूविंग इन द कर्व शेप, ठीक है, कर्व बनाता है, प्रोड्यूस ग्रेविटी। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि अर्थ रोटेशन की वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती, यू कैन राइट इट, ठीक है। अब हम आते हैं लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब देखें, यहाँ पे एक चीज है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मुझे ये वाला पॉइंट जो है ना इसकी वैल्यू चाहिए, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो वैल्यू, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू मुझे कैसे पता लगेगी, जब मैं ये ट्रेस करूंगी कि एक्स एक्सिस पे ये 2 है, वाई एक्सिस पे ये 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2,3, ठीक है। तो ये इसने लोकेशन बता दी एक पॉइंट की, तो इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मुझे किसी कंट्री की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं कौन सा सिस्टम यूज करूंगी, दैट्स ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब ये देखें, लेटीट्यूड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं, दिस इज इक्वेटर जो कि 0 डिग्रीज पे है। जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं दैट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.26 नॉर्थ। अच्छा, एक और बात, जब हम कहते हैं ना 23.26, ये 26 नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज 26 ना कहा करें, मैंने कह दिया इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। 23.26 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.34 नॉर्थ पर हमारे पास आ जाता है आर्कटिक सर्किल, एंड 90 डिग्रीज पर दैट इज नॉर्थ पोल। 0 से 90 तक नॉर्थ की तरफ, 0 से 90 तक साउथ की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं लेटीट्यूड सिंपली। अच्छा, ये जो है ना लेटीट्यूड, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ कंट्री। अब देखिए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इज की जो लेटीट्यूड डिग्रीज है ना वो है, I'm so sorry, that's 23.5 से लेकर, ये आप लिख लो 237 डिग्रीज, ठीक है। तो ये देखिए, ये पीछे वाली तरफ है, ये तो हमारे पास आ जाता है, दिस इज यूरोप, दिस इज नॉर्थ साउथ अमेरिका, दिस इज साउथ अफ्रीका, पीछे की तरफ है। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, आप समझो कि ये आगे की तरफ ही है। अब देखें यहाँ पे 23 है, 23.5 से लेकर 37 तक ये जो है यहाँ पर पाकिस्तान लोकेटेड है। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी, ये पूरा सर्कल है ना, पीछे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बात याद करेंगे, लेटीट्यूड हमें बता देगी कि कहाँ पे पोजीशन है, इसमें यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन के लिए मुझे लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये वर्टिकल पोजीशंस, ये वर्टिकल लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। एक बात याद रखनी है, जो इक्वेटर है ना दैट इज ऑन 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्किल। ये 2 चीजें आप लिख लो, ये एमसीक्यूज आते हैं। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पर, सिंपल। अच्छा, लॉन्गिट्यूड में कुछ I have missed one point. Classification on the basis of heat zones. अच्छा देखिए, एक और बात ये है कि जब आप मूव करते हैं ना टूवर्ड्स इक्वेटर तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। आप ऐसे आ रहे हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप ऐसे आ रहे हो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, नीचे जाओगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमने इसको हीट जोन्स की बेसिस पर भी क्लासिफाई किया है। ये जो होता है ना इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल इज नोन एज टेम्परेट, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एंटार्क्टिक सर्किल इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेट रीजन। फ्रिजिड जोन जो है ये नीचे वाले दोनों, नीचे एंड ऊपर, फ्रिजिड मीन्स फ्रोजन। फिर से मैं एक बार लिख लेती हूँ उसको, दीज आर एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन नहीं आता लेकिन एमसीक्यूज की इस पे भी कवर कर लें। ये क्या कहलाता है, दिस इज ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल। ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन इज नोन एज टेम्परेट, ठीक है। ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन इज नोन एज फ्रिजिड, ठीक है। अब हम आते हैं कि लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दीज आर द वर्टिकल लाइंस, सिंपल। आपको पता है अर्थ रोटेट करता है, तो एक रोटेशन में मतलब 360 डिग्री सर्किल जो कंप्लीट करता है, 360 डिग्रीज होती है ना,
तो उसमें अर्थ को एक दिन लगता है, मींस 24 आवर्स लगते हैं। गेटिंग इट? 24 आवर्स 360 डिग्री रोटेशन में लगते हैं। अब आप खुद बताएं, एक आवर जो है उसमें अर्थ कितना रोटेट करेगा? इट वुड बी 360 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज नोन एज 15 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि एक घंटे में जो अर्थ जो है वो रोटेट करता है 15 डिग्रीज पर। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वो लोकेटेड है 60 डिग्रीज ईस्ट टू 77 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ। अब ये देखें, यहां पे आ गया 60, मुझे ये बनाना पड़ेगा आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री पे इक्वेटर कहलाती है, वर्टिकल लाइन 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 0 डिग्रीज है ना तो दिस इज नोन एज 30 डिग्री, फिर हमारा आ गई 60 डिग्रीज। तो यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है एंड 77 तक। तो अब हमें पता लग गया कि इसके बीच में जो है पाकिस्तान लोकेटेड है। सिंपल इज दैट, सिर्फ यही बात है। अब देखिए 75 डिग्रीज है, तो आप खुद मुझे बताएं कि जो है कितने आवर्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 नून हुआ है, तो अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? यहाँ से 75 डिग्रीज पर कितना टाइम लगेगा हमें? जल्दी से बताएं, ये आंसर दें। ये खुद सोचें, 15 डिग्रीज जो है वो कवर करने में, वो उतना रोटेट करने में वी टेक 1 आवर, अर्थ टेक्स 1 आवर। अब बताएं कितना टाइम लगेगा? नो 3 आवर्स कैसे लगेंगे? 15 डिग्रीज 3 आवर्स कैसे लगेंगे बेटा? अर्थ जब 15 डिग्रीज रोटेट कर रहा है तो वो 1 आवर है। 30 डिग्रीज 2 आवर्स, 45 डिग्रीज 3 आवर्स, 60 डिग्रीज 4 आवर्स, 75 डिग्रीज 5 आवर्स। सिंपल 5 आवर्स लगेंगे ना। तो अगर 12 नून 0 डिग्रीज पे हो रहा है तो वहां तक पहुंचेंगे तो 5 PM हो जाएगा ईस्ट की तरफ। जब हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे 1 आवर अहेड, वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो 1 आवर बिहाइंड। ये 2 चीजें याद रखनी है। एजाज समझ आया कि 5 आवर्स कैसे होंगे? अच्छा, एक और चीज आपको पूछनी चाहिए थी कि हम 60 डिग्रीज को क्यों नहीं ले रहे हैं, हम 75 डिग्रीज को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो लोकेटेड 60 डिग्रीज टू 77 है। तो ये एक्चुअली एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो हमने 75 डिग्रीज पर लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब जो है ये एक्चुअली डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये इंक्लूडेड भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आगे चल रही हूँ। ओके, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात इक्वल हो जाए। ठीक है, 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 मर्तबा आता है एक साल में। ठीक है, जब दिन 12 आवर्स का एंड नाइट वो भी 12 आवर्स की हो जाती है। वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 को, ऑटोमनल होता है 23 सितंबर को। सिंपल। सोलस्टाइस का मतलब ये होता है कि जब दिन जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, ये नाइट जो है वो बहुत बड़ी हो जाए। समर सोलस्टाइस होता है 21 जून को, जब दिन बहुत बड़ा हो जाता है, लॉन्गेस्ट डे जो अभी अभी गुजरा है। उसके बाद विंटर सोलस्टाइस, जब रात बड़ी हो जाती है 22 दिसंबर को। आपने ये फिगर भी बनानी है। ठीक है, ये फिगर बनानी है, कुछ भी नहीं है, ये मैंने जो बताया वही है, डेट्स लिखी हुई है, इक्विनॉक्स दोनों, एंड दीज आर सोलस्टाइस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वेश्चन आता है, अर्थ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पॉन्स ऑफ रॉक टू स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा जो है वो है केमिकली। अब मैकेनिकली पहले आते हैं केमिकली पे। अब देखें, अर्थ जो है ना, आप इसे फिगर बनाओ। पहले पहले तो आपको ये फिगर बनानी है। मेरी ड्राइंग इज वेरी बैड हियर। अब ये देखें, वेट,
सॉरी, फिर से बनानी पड़ेगी। ये आप भी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लो ताकि आपकी जो है ना वो भी प्रैक्टिस हो जाए। ये है, ठीक है। अब ये देखें, हम क्या करते हैं, पहले इसको कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ तक जो है ना, दिस इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। ये आता है 40 किलोमीटर्स पर क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? सियाल, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में याद हो जाए, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये होता है सॉलिड फॉर्म में, रॉक्स होते हैं ना क्रस्ट पे, आपको पता है जमीन जो है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकता है, ओशियोनिक क्रस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये क्रस्ट है 40 किलोमीटर्स का। इसके बाद आ जाता है मेंटल। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत है, वो है 2900 किलोमीटर्स का। सॉलिड होता है बट बिहेव्स लाइक सॉफ्ट प्लास्टिक। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें, ये यहाँ पे ना क्या है, अपर मेंटल एंड देन वी हैव ट्रांजिशन बाउंड्री एंड देन वी हैव लोअर मेंटल, ठीक है। जो अपर मेंटल है ना, दैट इज अप टू 400 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस इज अपर मेंटल। अच्छा, ये जो है ना प्लास्टिक फॉर्म में होती है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, ठीक है। दिस इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड, दिस इज सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है ट्रांजिशन बाउंड्री, जो कि होती है 400 से लेकर 670 किलोमीटर्स तक, एंड 670 से लेकर 2900 किलोमीटर्स तक हमारी आ जाती है लोअर मेंटल, ट्रांजिशन बाउंड्री, एंड दिस इज लोअर मेंटल। दिस इज कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर। अपर कोर जो है वो है 2300 किलोमीटर्स की एंड लोअर कोर इज 1200 किलोमीटर्स। अब इनकी जो है कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। मेंटल आपको मैंने बता दिया, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। ये आपको चीजें याद रखनी है, इसीलिए क्योंकि हमने इनको केमिकली इसीलिए डिवाइड किया ना कि इनमें केमिकल्स कौन से हैं, इनमें एलिमेंट्स कौन से हैं। सिलिकॉन एल्यूमिनियम क्रस्ट में होता है, और जो है मेंटल में हमारे पास मैग्नीशियम एंड आयरन। अच्छा, ये आपने मोहो डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली लाई करती है बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल। दिस इज नोन एज मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दिस इज नोन एज मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब हम आते हैं कोर पर। कोर में निकल एंड आयरन होता है, और कोर का जो टेम्परेचर होता है ना, दैट इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। सन की सरफेस का टेम्परेचर कल मैंने आपको बताया था 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो 6000, दोनों आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर का टेम्परेचर होता है ना, दैट इज इक्वल टू 6000 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बता दिया। आउटर कोर जो होती है वो 2300 किलोमीटर्स की होती है, और ये होती है लिक्विड में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इनर कोर में 1200 किलोमीटर्स की होती है, क्योंकि जब आप डेप्थ में जा रहे हो ना तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो स्ट्रेस आ रहा है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपोजिशन बाय मैकेनिकल बिहेवियर। मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, आई फील। अब यहाँ पे देखें, जो लिथोस्फीयर है ना, दैट इज अराउंड 100 किलोमीटर्स। ये होती है सॉलिड फॉर्म में। इसके नीचे जो है वो है एस्थेनोस्फीयर। अब देखें 100 किलोमीटर्स, मैंने आपको बताया जो क्रस्ट है दैट इज अबाउट 40 किलोमीटर्स। तो एक क्रस्ट एंड छोटा सा पार्ट ऑफ मेंटल जो है वो फॉर्मेशन करता है लिथोस्फीयर की, सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर भी हमारा आता है अपर मेंटल में, क्योंकि अपर मेंटल कितना था 400 किलोमीटर्स तक, ये आता है 100 टू 350 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये होता है प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक, जिसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है हमारा लिथोस्फीयर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा 350 किलोमीटर्स तक एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। इसके नीचे हमारा आ जाता है मीजोस्फीयर, जो कि आता है 2900 तक, जहां पे मेंटल हमारा खत्म होता है। उसके बाद कोर सेम 2300 एंड 1200, अपर कोर लोअर कोर, सिंपल। अब आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ें। आप मैकेनिकल कंपोजिशन की बात करें, मैंने आपको बता दी है, केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ी है हमने और मैकेनिकल भी पढ़ी है, दोनों पर क्वेश्चन आता है।
लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, अपर कोर एंड लोअर कोर। समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़े, जल्दी बताएं। ठीक है, मैम ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो एंड एक्सोस्फीयर होते हैं ना 5। आप वो एनवायरमेंट की बात कर रहे हो ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, वो हम कल पढ़ेंगे। दिस इज अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है मैम। ठीक है, ये अर्थ का है। हम एनवायरमेंट कल या फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अब हम फिर से आगे चलते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे बनती हैं अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अर्थ हैज अ रिजिड आउटर लेयर जो कि क्रस्ट होता है, नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी आ जाता है एंड अपर मेंटल का कुछ पार्ट भी आ जाता है, विच इज टिपिकली अबाउट 100 किलोमीटर, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। थिक एंड ओवरलाइज अ प्लास्टिक लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है लिथोस्फीयर। The lithosphere is broken up into about a dozen large plates and several small ones, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, क्रस्ट जब लिथोस्फीयर जब ब्रेक हो जाता है ना, तो बहुत सारी प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अच्छा जी, हमारे ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही बने हैं। ठीक है, अच्छा पहले कहते थे लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। पहले सिर्फ एक कॉन्टिनेंट होता था, जो कि ड्रिफ्ट थ्योरी बताती है कि देयर वाज ओनली वन कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते थे पेंजिया। ठीक है, ये भी आप याद रख लो, एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, क्यों मूव करती है टेक्टोनिक प्लेट पे जो है ना, लिथोस्फीयर पे क्रैक क्यों आता है? वो ऐसे होता है, कल मैंने आपको एक बताया था, कन्वेक्शन का प्रोसेस। कन्वेक्शन प्रोसेस में होता है, जब अर्थ की जो डेप्थ है ना, उसमें होता है ये है कि जो हमारे हॉट रॉक्स होते हैं ना, वो राइज करते हैं, और जो कौन से होते हैं, कूलर रॉक्स जो होते हैं ना, वो नीचे की तरफ आते हैं, सिंक करते हैं। हॉट रॉक्स राइज करते हैं और जो कूलर वंस होते हैं वो क्या करते हैं, सिंक करते हैं। तो इससे ये होता है कि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं लिथोस्फीयर पर, उसकी वजह से हमारे पास क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये वही है, ये चीज वही है जो मैंने आपको अभी समझाई है। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज हमारे पास आ जाती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, डाइवर्जेंट ये होती है कि अगर कोई क्रैक आ रहा है तो वो दोनों जो प्लेट्स हैं, दे आर मूविंग अवे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज करना, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। उससे ये होता है न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है, मैग्मा जो है ना अंदर, मोल्टन लावा जो है वो राइज करता है। उससे ये होता है कि जो है ना, ये दोनों डाइवर्ज हो जाती हैं और रिज फॉर्मेशन होती है। रिज, ये इस पहाड़ी को कहते हैं। ठीक है, रिज फॉर्मेशन। आपने वहां पे एग्जांपल भी देनी है, मिड अटलांटिक रिज, ये आपने माइंड में रखना है, ये एग्जांपल देनी है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। होता क्या है, जब क्रैक आता है तो दोनों बाउंड्रीज, जो दोनों प्लेट्स जो हैं, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, दे आर मूविंग अवे। तो इससे क्या होता है, मैग्मा राइज होता है और लावा की फॉर्म में बाहर आता है, और उससे एक रिज की फॉर्मेशन होती है बहुत सारे टाइम के बाद। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में ये होता है जब हमारा प्रेशर क्रिएट होता है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो फिर से क्या होता है, एस्टेनोस्फीयर पर प्रेशर आता है, लिथोस्फीयर पर सॉरी, तो फिर वो दोनों कन्वर्ज कर जाती हैं। ठीक है, सबडक्ट कर जाती हैं। ये देखें, दे आर नॉट मूविंग अवे, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ये वाली देख लें, ये वाली। ठीक है, तो एक जो प्लेट होती है ना, वो सबडक्ट कर जाती है या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उससे हमारे पास जो है ना माउंटेन्स बनते हैं, जैसे जो हिमालयाज है ना हमारे पास, जो जीबी से स्टार्ट होता है, जहाँ पे एक पीक भी है नेपाल में जाकर, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी पीक। ठीक है, तो ये इसी से बना है, गेटिंग इट। और एक हो द एंडिस। द एंडिस तो आपको पता होगा, साउथ अमेरिका में जायंट माउंटेन्स हैं, उसको कहते हैं, वो भी इसी से बने हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, गेटिंग इट, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये होता है कि जब दो प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड पास कर दें, तब हम कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
स्लाइड पास कर देती हैं। ये एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द रीजन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसकी वजह से आते हैं। अब एक ना फॉल्ट है वो क्रिएट हो गया कैलिफोर्निया में, सैन एंड्रीज के नेम से। फॉल्ट ये कि वहां पे क्रेक आ गया है, तो ये बताया गया है कि मे भी हो सकता है एक बिग अर्थक्वेक आ सकता है वहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको माइंड में रखनी है। एग्जाम्पल्स तो आपको देनी ही देनी है हर क्वेश्चन में। ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, इससे ये होता है कि अगेन आई सेड कि रेलेवेंट रहना है, रिलेटेबल रहना है। आपको पता ही नहीं है कहाँ पे जो है ना एक रिज फॉर्मेशन हुई थी, कहाँ पे माउंटेन्स बने थे, आपने बस थ्योरी पढ़ ली। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी, जरूरी नहीं है ये मेरे वाली जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे दें, आपको कोई और अच्छी एग्जाम्पल्स पता हो, ट्राई टू गिव दैट एग्जाम्पल, ताकि आप खुद रिलेटेबल भी रहो और जो है ना एग्जामिनर को इंटरेस्ट भी डेवलप हो आपके पेपर में। अब हम आते हैं वेदर वर्सेस क्लाइमेट। अगेन दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएसए के लिए, स्पेशली जीएसए के लिए, लेकिन फिर भी ये जो है ना इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो है ना दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, it refers to short term atmospheric condition. For example, it's raining today, आज बारिश हो रही है कश्मीर का, आज जो है वेदर जो है दैट्स वेरी गुड। तो हम ये आज की बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं वेदर। अगर मैं बहुत ज्यादा जो है ना लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, 30+ ईयर्स की बात कर रही हूँ कि कराची में ड्राई क्लाइमेट रहता ही रहता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। सिंपल वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, 30+ ईयर्स के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं रॉक्स पर। अब रॉक्स आज पढ़ना है या ये कल पढ़े हैं, आप लोग बताओ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है तो डू आस्क द क्वेश्चन एज वेल। कल मैम जी। अच्छा, इनमें से ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्योंकि इनमें से एक जो तो रॉक्स का है इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ। मैं वहीं पे बता देती हूँ ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस, तो वहां पे राइट डाउन कर लिया करें। ठीक है, फिर भी बता देती हूँ इस टॉपिक में जो है आपका अर्थ कंपोजिशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये हो सकता है कि अर्थ रोटेशन, सोलिस्टाइस, इक्विनॉक्स, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। ठीक है, वो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और रॉक्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप लोग अभी फ्रेश हैं तो मैं पढ़ा लूं, नहीं तो फिर हम कल ये डिस्कस करें। यस कल यू बेहतर हैव टू। क्या कह रहे हैं आप? कल बेहतर रहेगा। ओके, कल करते हैं। ठीक है, आप ये राइट डाउन कर लिया करें कि जब मैं कहूँ ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये राइट डाउन कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मेरा वही है जहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो है मॉक्स में आए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कैन वी हैव टू मेक नोट्स ड्यूरिंग क्लास? ऑफ कोर्स यू हैव टू, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा ये देखिए, पूरा जो है ना आपको रिलाई नहीं करना है मेरे नोट्स पे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने हर एक चीज को कवर किया हुआ है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि एस्ट्रोनॉमी में कोई ऐसी डायमेंशन रह गई है जो हमने नहीं की है। एमसीक्यूज वाली डायमेंशन भी मैंने क्लियर की है यहाँ पे। तो अगर आपको फिर भी लगता है, फिर से मैं कह रही हूँ कि आपको पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है, अगर फिर भी आपको लगता है कि एक टॉपिक रह गया, एक डायमेंशन रह गई है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। वो भी आप मुझे अब बता दीजिएगा। आपको करना ये है कि आज से नोट्स बनाना स्टार्ट करें प्लीज। पूरा मेरे कंटेंट पर या पूरा मेरे नोट्स पर रिलाई ना करें। ठीक है, अपने नोट्स बनाए। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी मिल जाए, आपको डिफ्रेंशिएट कर लें अपने पेपर को। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गो। ठीक है, और आफ्टर द क्लास व्हेन वी रिसीव द स्लाइड, मैंने आपको आई थिंक कल तो आपको सेंड कर दी थी एकेडमी ने। जी मैम, वो तो सेंड कर दी थी ना आपको। तो ये सेकंड जो स्लाइड है ना वो भी आपको रात तक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसमें मैम। रॉक्स। बुक है अच्छा, वो मियां बुक। शफीक को रेफर करें? हाँ हाँ ठीक है, मियां शफीक को रेफर कर सकते हो। मेरा भी कंटेंट जो है वो कुछ कुछ वहां से भी लिया गया है, मिक्सचर है। तो अगर आप मियां शफीक से ले रहे हो तो फिर तो कंटेंट मेरा जो है ना उसमें है मियां शफीक। कुछ कुछ जगहों पे मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और मैं ऐड कर रही हूँ। आप कोई और रेफर कर लो ना, इससे अच्छा तो तो कौन सा बता दें? कोई और बुक मैं आपको बताती हूँ फिर। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, बुक तो सारे गाइड बुक्स हैं, ठीक है ही कॉन्सेप्ट की बात।
तो सब में जो है ये सेम चीजें ही लिखी जाती है, सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, और वर्ड तो आपको वैसे भी याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। तो ये बात वही, आपको क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स देख लें आप जहाँ पे फिगर्स आपको अच्छी अच्छी मिल जाए, कोई डिफरेंट जो है आर्टिकल्स इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर लें, क्योंकि वो बेहतर है, जैसे बुक से ज्यादा बेहतर वो है। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, इट्स योर फर्स्ट क्लास। आज भी स्टूडेंट्स नहीं है वैसे तो, पता नहीं क्यों दे कैंट कनेक्ट। चलें फिर आज के लिए दैट्स इनफ। ओके, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।